जिन्होंने संगठन के काम जमीन से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में ऐसे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख लोगों को आज राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, नेता सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का चयन राज्यसभा के लिए हुआ। राज्यसभा चुनाव में नामांकन भरने वाले 5 चेहरों का निर्वाचन होना लगभग तय है। इन चेहरों को सांसदी देने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत कुछ सोचा विचारा होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी ने 4 चेहरों के जरिए फिर पार्टी लाइन साफ कर दी है। जमीनी कार्यकर्ताओं को वरीयता देने के साथ पार्टी ने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। इधर कांग्रेस ने भी अशोक सिंह को सामने लाकर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने का काम किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से खुन्नस भी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। पार्टी के 4 प्रत्याशी जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, किसान नेता बंसीलाल गुर्जर साहब, हमारी महिला नेत्री श्रीमती माया नारोलिया जी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी, 4 प्रत्याशियों को मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हम सब ने मिलकर के आज सामूहिक रूप से 4 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए। मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन अभी दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे कुशल रणनीतिकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज 4 ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने संगठन के काम जमीन से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख लोगों को आज राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। आज उनका हमने यहाँ पर उनका नॉमिनेशन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में चुनाव निर्विरोध होना लगभग तय है। कांग्रेस के अशोक सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। प्रस्तावक पूर्व सीएम कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, अजय सिंह, रामनिवास रावत और राजेंद्र सिंह है। नामांकन के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नहीं पहुंचने के सवाल पर जीतू पटवारी बोले, कोई शंका कुशंका किसी को नहीं होनी चाहिए। बुधवार को ही कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बधाई दे दी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी का कल ट्वीट आया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भी ट्वीट में था। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, नेता सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का चयन राज्यसभा के लिए हुआ। किसी प्रकार का सवाल जवाब, शंका कुशंका मैं समझता हूं मेरे पत्रकार बंधुओं के दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, और बीजेपी के पास भी इसके लिए कहने को कुछ नहीं है। न झूठ बोल सकती है, न कुछ उल्टे सीधे बयान दे सकती है। सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सारे नेताओं की सहमति से हुआ है। बीजेपी के डॉक्टर एल मुरुगन, बंशीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज और माया नारोलिया ने विधानसभा में नामांकन दाखिल किया। 4 उम्मीदवारों के प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही हैं। माया नारोलिया नर्मदापुरम की रहने वाली है और फिलहाल भाजपा संगठन में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। मंदसौर से सटे ग्रामलाल घाटी के मूल निवासी बंसीलाल गुर्जर को भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख पीठाधीश्वर बाल योगी उमेश नाथ महाराज को भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस में दिग्गजों के दिन अब लदने लगे हैं? क्या दोनों दलों के लिए जातिगत समीकरण ही सबसे अहम है? इस चयन से लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा? बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इससे क्या संदेश पहुंचा है? अब राज्यसभा जाने की उम्मीदें खत्म होने के बाद दिग्गज क्या करेंगे? क्या कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज भी लोकसभा में चुनावी मैदान में होंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। मोहन तिवारी, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की एक बड़ी बहस पर जुटे हुए हैं और आज की जो डिबेट है वो इस बात पर आधारित है कि कांग्रेस और भाजपा ने राज्यसभा के लिए जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसके पीछे का संदेश क्या है। बीजेपी के 4 उम्मीदवार, कांग्रेस का 1 उम्मीदवार, लेकिन सोची समझी रणनीति और इस रणनीति के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी है। क्या ये जो निशाने साधे जा रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हैं? किस तरीके की स्थितियां इस प्रत्याशी चयन के बाद बन सकती है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद जाट जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसे कि हमने बताया कि अब पत्ते खुल चुके हैं और जब पत्ते दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से फेंके हैं तो उसके पीछे का क्या आशय है, किस तरीके की रणनीति है, उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास चलता हूं। बीजेपी अब सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दे रही है। प्रियंका जी, क्या इसकी वजह जात पात की राजनीति से के काट के रूप में इसे देखा जाए? जिस ढंग से राहुल जी मुद्दा उठाते हैं जाति को लेकर, जनगणना को लेकर, तो एक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मेट में आप काम कर रही है बीजेपी। पहले बीजेपी योग्यता और अनुभव और संघ इन सब को ध्यान रखकर राज्यसभा व्यक्ति को भेजती थी, लेकिन अब फॉर्मेट बदल गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वचनबद्ध, अगर हम बात करें नहीं, आज से पहले भी जब भी चयन किया जाता था तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण को छोड़ करके राजनीति करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध नहीं रही। उसमें शुरू से ही कहा गया सभी का साथ है और सभी का विकास है और सभी का विश्वास है। और आज सभी के प्रयासों के साथ में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में विधानसभा में भी आज निर्वाचित होकर के आई है। यही तैयारी हमारी लोकसभा के लिए भी और यही तैयारी आप राज्यसभा में भी देख सकते हैं। किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। हम लोग जिस तरीके से कहते आए हैं कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का विकास या अंत्योदय की जो हमारी धारणा रही है उसको लेकर के शुरू से हम वचनबद्ध रहे। चाहे हमारी आप जन कल्याणकारी नीतियों को देख लीजिए या जनहितैषी योजनाओं को देख लीजिए या गरीबों के उत्थान की संबंधित योजनाओं को देख लीजिए। तो ये जो 4 नाम आए हैं, ये क्या इसके पीछे की क्या सोच है? क्या क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान नहीं रखा गया है? क्या उन्हीं को ध्यान में रख के तो ये कैंडिडेट बनाए गए? वरना योग्यताओं की तो एक लंबी लाइन है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारे पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा क्षण दिया और जो शुरू से हम लोग कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिन्होंने अपना जीवन इच्छावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को आज मजबूती से खड़ा करने के लिए, तो उनके योगदान को ध्यान में रखते ही हमेशा चयन किया जाता है। तो इसमें भी आप अगर देखेंगे तो श्रीमती जो माया नरोलिया जी हैं, वो पूरी प्रदेश का महिला नेतृत्व करती आई हैं और बहुत समय से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे मध्य प्रदेश में भी उन्होंने महिला वर्ग को काफी मजबूती से आगे नेतृत्व दिया है। तो उनका जो चेहरा है, अगर हम बात करने जाएं आदरणीय बंशीलाल गुर्जर जी की बात करते हैं या वाल्मीकि समाज के लिए जो उमेश नाथ जी ने जो अपना योगदान दिया है, इन सब चीजों को हम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका समावेश कर, ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, ठीक है, समावेश कर, सबको ध्यान में रखकर और अंत्योदय की भावना के साथ बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं आनंद जी। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन कांग्रेस भी जब भी कैंडिडेट घोषित करती है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिससे नाराजगी झलकती है। महाराष्ट्र का उदाहरण है और मध्य प्रदेश का पिछले बार का जो कार्यकाल था उसमें जो उदाहरण सामने आया, जो नाराजगी पनपी वो राज्यसभा टिकट से ही पनपी थी। इस बार भी कुछ ऐसे स्वर दिख रहे हैं। आप लोग ने भी कोई चयन को लेकर क्या सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं की थी? थोड़ा खुलकर बोलिए ना, क्या वो नाराज स्वर कहाँ सुनाई दे रहे हैं, थोड़ा बताइए। मैं क्योंकि मेरे पास तो कोई नाराजगी की सूचना नहीं है, आपके पास हो तो वो थोड़ा सा बताइए ना। क्योंकि आदरणीय अशोक सिंह जी का जब नाम आया उसके पहले किसी मीडिया चैनल पर मैंने नहीं देखा कि उनका नाम आप लोगों तक पहुंच गया था। तो ये मन से जो सूचनाएं बनती हैं उनका क्या आधार है, थोड़ा डिटेल में बताएं कि कौन कौन नाराज है, थोड़ा मैं स्पष्टता से समझ लूं।
नहीं तो सब कुछ क्या ठीक है ये मान लें। चलिए आप अब अपना अधिकृत बयान बता दीजिए। हमारे पास तो अलग अलग सोर्स से जानकारी आती है, अब हर चीज को बताया नहीं जाता, राजनीतिक हलकों की नब्ज को भी टटोला जाता है, और पत्रकारों पर भी कुछ विश्वास करिए आप लोग, तब आप लोगों को सही फीडबैक मिलेगा। हाँ, अब बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछ लिया। जी जी जी। हाँ, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी का वर्जन आपने चलाया अभी, वो उन्होंने क्या बयान दिया जी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हम एकजुटता के साथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और नेता जो हैं अशोक सिंह जी की जो दावेदारी है उसकी पुष्टि करते हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। तो अब आप आधिकारिक बयान को मानेंगे या सूत्र का मानेंगे? क्योंकि सूत्र में तो आपने चलाया था कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा रही हैं। आप ही के चैनल पर मैंने देखा कि कमलनाथ जी के बारे में भी आपने खबर चलाई, लेकिन आपके चैनल ने सूत्रों के आधार पर भी श्री अशोक सिंह जी का नाम नहीं चलाया। तो आपकी सूचनाएं मीडिया चलिए आप आपका चयन है सामने, किस तरीके की स्थितियां बनेगी, क्या आधार रहा, ये तो बता सकते हैं आप? पार्टी ने क्या सोचा है आगे, इसका कितना लाभ होगा अशोक जी के राज्यसभा में जाने से? अशोक सिंह जी को किन आधारों पर आपने चुना है तो मैं उसका जवाब देता, लेकिन आप तो नैरेटिव लेकर बैठना चाहते हैं जी कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में ये। बताइए ना कौन नाराज है, स्पष्ट कीजिए, मैं सुनूंगा। चलिए वो तो अब आपके साथ में डिबेट में जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं चलिए रुक कर लेता हूँ योगी राज जी का। योगी राज जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार सामने हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है वो आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में जानना चाहेंगे। देखिए अमित जी, एक बात ये तय है कि दोनों ही पार्टियों ने यदि एनालिसिस करें तो बेहतरीन कैंडिडेट दिए हैं, और अब पूरी राजनीति जातिगत कारणों पर आकर टिक गई है, और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इन ये जो मापदंड तय किए जातियों के, उन मापदंडों से बाहर नहीं जाना चाहता, और ये दोनों दलों के कैंडिडेट में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि जाति का मुद्दा एक बार फिर राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से उठाया, और इसलिए उन्होंने अशोक सिंह के रूप में एक ऐसा चेहरा दिया। चलते हैं अपनी डिबेट की ओर, और जैसा कि हम प्रतिक्रिया ले रहे थे, योगी राज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जो बातचीत का क्रम था वो आगे बढ़ाते हैं, और राज्यसभा टिकट को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं उनका एक विश्लेषण सुन लेते हैं। योगी राज जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि अभी तक अमूमन ये होता था कि जो विषय के विशेषज्ञ हैं, ये स्पेशल दक्षता प्राप्त जो लोग हैं, आमतौर पर उनके नाम सामने आते थे, लेकिन कुछ समय से भारतीय राजनीति में तेजी से करवट बदली और पूरी राजनीति जाति के फेस पर आकर टिक गई, और इसलिए हर राजनीतिक दल अब जाति की राजनीति कर रहा है। लेकिन एक बात इसमें यह जरूर है कि इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने में जरूर सफल रही है, और वो मैसेज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता की भी लॉटरी कब लग जाए इसका अंदाजा उस आम कार्यकर्ता को भी नहीं रहता। जब से लिफाफा संस्कृति चली है, लिफाफे में जब से नाम आने लगे हैं, तब से कोई श्योर होके ये नहीं कह सकता कि अब अगला नाम किसका होगा। राज्यसभा का जब चुनाव की बात आती थी, हमारी भी नेताओं से बात होती थी, हम भी लोगों से पूछते थे कि आखिर किस किस के नाम चल रहे हैं, लेकिन आज तो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्पष्ट मना कर देते हैं कि देखिए भाई, अभी जो मोदी और शाह के नेतृत्व में या उनके मन में क्या चल रहा है, या तो मोदी जी जानते हैं या भगवान जानता है। तो इसलिए अब कोई बहुत तेजी से कोई क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन मैं जो कह रहा था कि भाजपा ने ये मैसेज अच्छा दिया है कि यहाँ किसी की भी आम कार्यकर्ता का भाग्य कभी भी चमक सकता है, और सब वर्ग के लिए यहाँ रास्ते खुले हैं। इस मामले में भाजपा जरूर आगे है। ठीक है, और कांग्रेस ने क्या मैसेज दिया है? कांग्रेस ने भी, आप देखिए, कांग्रेस ने भी जो अशोक सिंह के रूप में जो कैंडिडेट उतारा है, वो भी पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट है। कांग्रेस में भी बहुत सारे नाम चल रहे थे और तमाम बड़े लीडरों के नाम चल रहे थे, इंक्लूडिंग कमलनाथ जी उसमें शामिल थे। लेकिन अशोक सिंह के का नाम लेकर उन्होंने भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी नए नाम लेकर चौंकाती थी, इस बार कांग्रेस ने भी नए नाम लेकर चौंका दिया। और अशोक सिंह जी, आप देखिए, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े ग्वालियर से, ये इत्तेफाक रहा कि वो 3 बार जीत नहीं पाए, लेकिन एक वहां उन्होंने अच्छी टक्कर दी, एक बहुत अच्छी इमेज उनके ग्वालियर में है,
और कार्यकर्ताओं से सतत उनका संपर्क। इसलिए मैंने पहले दौर में कहा था कि इस बार की जो चारों कैंडिडेट बीजेपी की और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है और पार्टी ने इन कैंडिडेटों को प्रत्याशियों के साथ न्याय किया है। ठीक है, बहुत अच्छा विश्लेषण और एक नापी तुली बात योगी राज जी ने कही है और इसमें दोनों ही पक्षों को इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है कि उन्होंने जो संतुलन है और नए लोगों को मौका देने की परिपाटी है वो शुरू की है। प्रियंका जी की ओर रुक करते हैं। प्रियंका जी, आपके 4 नाम आपने बता भी दिए। कांग्रेस के ये जो प्रत्याशी सामने आए हैं उनको लेकर कैसा आकलन है आप लोगों का? बीजेपी कैसे आंकती है उन्हें प्रत्याशी के रूप में? जैसे हमारे विश्लेषक जी ने कि ग्वालियर से वो कांग्रेस के लिए नेतृत्व करते रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उन्हें विजयश्री प्राप्त नहीं हो पाई। तो अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता है जो डूबते हुए जहाज में भी साहस के साथ इनके साथ खड़ा हुआ है और डूबते हुए दिखने के बावजूद भी वह कूद करके बाहर नहीं हुआ है, तो ये निश्चित है कि वो इस पारितोषिक के लिए डिजर्व करते हैं कि उन्हें राज्यसभा भिजवाया जाए। ये एक कर्मठ कार्यकर्ता के लिए और कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कार्यकर्ता का सम्मान किया जिसको वो हमेशा दरकिनार करते आए। तो ये अगर नई परिपाटी कांग्रेस ने शुरू करी है, जिसमें अगर हम बात करें जैसे अमेठी को छोड़ करके राहुल गांधी जी भाग गए, रायबरेली को अभी सोनिया गांधी जी ने छोड़ दिया, तो ये छोड़ने की जगह कम से कम उन्होंने कार्यकर्ता की कर्मठता को, परायणता को समझते हुए उसे पारितोषिक। चलिए आनंद जी, अब तो मुंह मुस्कुरा दीजिए। बीजेपी भी आपकी तारीफ कर रही है। देखिए कि कितना बड़ा संयोग है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अब तो बीजेपी भी आपके प्रत्याशी चयन को अच्छा बता रही है। विश्लेषक जी और प्रियंका जी दोनों को भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं कि लिफाफा खुले और उनके लिए भी अच्छा हो कभी जी, यही कह सकता हूं। बिल्कुल। तो ये जो संदेश की बात आ रही थी, ये क्या संदेश एक कार्यकर्ता को देने की कांग्रेस ने जो कोशिश की है उसमें वो किस तक से सफल होगी और ऐसी परिपाटी आगे भी बनी रहेगी? इस तरीके की बात जो अब आ रही है, ये मान के चलें कि आगे भी ऐसा होता रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जो है वो जनता की राजनीति की है और कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, वो जनता की बात सबसे पहले करता है। अभी जो 4 प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, उनको शुभकामनाएं, उनका स्वागत है, वो सब बातें हैं। लेकिन क्या वो 700 किसानों की शहादत पर मुंह खोल पाएंगे राज्यसभा में? क्या वो जो पूरा देश के एयरपोर्ट और सारी संपत्तियां कुछ चंद उद्योगपतियों को दिया जा रहा है उस पर बोल पाएंगे? मैं तो केवल इतनी सी बात करना चाहता हूं, जनता कहां है? एक तरफ मोदी जी के मित्र हैं और दूसरी तरफ गरीब होती जनता। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि जनता को केवल 1.5 GB डाटा और 5 किलो आटा से बहलाया जा रहा है। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये जनता कहाँ है, मेरा बहुत बेसिक प्रश्न है। और जब अशोक सिंह जी के बारे में एक बात बता दूं कि अशोक सिंह जी को अगर सम्मान पार्टी ने दिया तो मैं समझता हूं यादव समाज को सम्मान दिया है, ग्वालियर चंबल की अंचल की जनता को सम्मान दिया है, पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का जो नारा राहुल गांधी जी लगाते हैं उसको उन्होंने मुकम्मल करने की कोशिश की है। और सच बताऊं तो अशोक सिंह जी के राज्यसभा नामांकन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम उनके साथ जुटकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार काम करते हैं। उनके साथ जुटकर भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में थी तो उनके साथ लगकर काम किया। तो हमारे बीच के एक व्यक्ति को पार्टी ने अगर ये सम्मान दिया है तो मैं भी ये महसूस करता हूं कि कल को मेरे जैसे और कार्यकर्ताओं के लिए भी ये मुकम्मल हो सकता है। तो लेकिन प्रश्न वही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी व्यक्ति है वो अगर संसद जाता है तो वो जनता की आवाज उठाता है। बिल्कुल। चलिए, बातों में आनंद जी ने कई चीजें बता दी कि भाई जो अशोक सिंह जी हैं उनको बनाने के पीछे क्या क्या कारण है और क्या क्या फायदे होंगे, पार्टी ने किस तरीके के विजन के साथ उनको सामने रखा है। ये चुनौती भी है प्रियंका जी बीजेपी के सामने।
कांग्रेस भी अपने आप को बदल रही है, ढाल रही है, नई राजनीति लेके आ रही है, नए पत्ते वो फेंक रही है। तो नहले पे दहला आप लोगों को भी देना होगा, समझना होगा राजनीति को और उस हिसाब से चलना होगा। ये बीजेपी की ओर से जो नाम आए हैं, क्या ये उसी की परिणति माने हम भी कि बीजेपी भी अब कांग्रेस के हिसाब से या देखकर समझकर प्रत्याशी दे रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए बीजेपी तो अपनी जो उनकी कार्यशैली है वो आज भी वही है जो पहले थी, उसी परिपाटी पे आज भी चल रही है। परंतु कांग्रेस की जो भगदड़ मची हुई है, ये मुझे किसी के स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कभी विदिशा से कोई ज्वाइन कर रहे हैं, कभी जबलपुर से, कभी टीकमगढ़ से, कभी छतरपुर से। अभी हर्षित गुरुजी जो इनके युवा थे, उन्होंने, महिलाओं में देखूं तो रश्मि पांडे जी, ऐसे कईयों की लिस्ट है कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, कांग्रेस को जो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो चुके हैं। आनंद जी, समय का मैं फटाक से आपकी ओर से जवाब आ जाता तो अच्छा रहता। बहुत फटाक से देता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, वो समझ में नहीं आती है। क्या प्रियंका जी चाहती हैं कि इनके कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू रहे और पूरी पार्टी जब कांग्रेसमय हो जाएगी तो इनका क्या वजूद रहेगा? मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि किसी दिन कोई कांग्रेस मूल का व्यक्ति भाजपा में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। उसके बाद कितनी अक्षमता है इनके अंदर, कितनी अयोग्यता है कि ये कांग्रेसियों का इंतजार कर रहे हैं कि वे आएंगे और देश चलाएंगे, वे आएंगे और इनकी पार्टी चलाएंगे, वे आएंगे और इनका मीडिया विभाग चलाएंगे। क्यों इतनी अयोग्यता और अक्षमता और अविश्वास खुद पर है? क्या जरूरत है प्रियंका जी बाहर के लोगों को अनुमति देने की? क्या आप लोगों के पास सक्षम सेना नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? क्या लगातार लोग आ रहे हैं, आप शामिल करते जा रहे हैं, कुर्सियां कम पड़ जाएंगी भाजपा कार्यालय में? मतलब ये मानते हैं कि जो इनके पदाधिकारी थे, इनके जिलाध्यक्ष थे, इनके प्रदेश के कांग्रेस के महामंत्री थे युवा में, या हम कहे प्रदेश के जो सचिव थे, वो सारे नकारा थे जिनके भरोसे इन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़ा है। अभी वो ये कह रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं का क्या करेंगे, आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे जब बाहर से ही सब आ जाएंगे? मैंने अयोग्यता की तो बात कीजिए। कार्यकर्ता बहुत अपना जीवन देता है, अपना समय देता है, उनको आप पद विचार कीजिए और उनको आप जैसे कार्यकर्ताओं का हक मारे और आप जीवन भर दरी बिछाते रहे। ये कह रहा हूं मैं तो। इस पर अपनी दुर्दशा पर कितना खुश हो रहे हैं आप लोग। चलिए, समय की आज जी ठीक है, समय की सीमा है और आज हमारा जो विषय है वो राज्यसभा के फेस पर था, उसके पीछे के संदेश पर था और हमने कोशिश की उसे विश्लेषण के रूप में दर्शकों के सामने रखने की। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ योगीराज योगेश जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और आनंद जाट जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।